अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री टॉपर 2022। पीपीएससी और एफपीएससी में लेक्चरर केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़ के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस इंटरव्यू से कलेक्ट किए गए हैं, तो ये उन क्वेश्चंस पे वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है हमने। ये उस सीरीज़ में वीडियो नंबर 6 है और ये जो क्वेश्चन है ये प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप किसी भी किस्म की लेक्चरर केमिस्ट्री की जॉब के लिए जाते हैं तो उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज की हमारी वीडियो नंबर 6 है इस सीरीज़ की, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आता है हमारे पास, हाउ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। शुगर्स जो हैं वो रिड्यूसिंग मीन के वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करती हैं, और कुछ जो होती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन ही करवाते हैं। तो हम देख लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स वो कार्बोनेट्स हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर काम कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है। जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं करती हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। रिड्यूसिंग शुगर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और वही बात कि ये फ्री एल्डिहाइड होता है, इनमें नहीं होता नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग वाले जो हैं ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जब हम इनका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करवाते हैं। फेलिंग टेस्ट जो है ये पॉजिटिव देते हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग पॉजिटिव नहीं देते। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि फेलिंग टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसकी मुकम्मल डिटेल देखेंगे। इसमें जो एंड पे हमारा रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास रेड कलर आता है, ब्रिक रेड कलर, जिससे इंडिकेशन होती है कि इस चीज़ ने हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट दिया है। रिड्यूसिंग शुगर्स में सारी की सारी मोनोसेकेराइड्स और कुछ डाइसेकेराइड्स आती हैं, जबकि नॉन रिड्यूसिंग में मोस्टली डाइसेकेराइड्स और सारी की सारी पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है और कौन से जो कंपाउंड्स हैं, कौन से स्पीशीज़ हैं वो इसको पॉजिटिव देती हैं। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सिल्वर मिरर बनता है। हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था, कुछ रिज़ल्ट्स देखे थे कुछ टेस्ट में, तो उसमें सिल्वर मिरर हमने देखा था कि टेस्ट ट्यूब में बना हुआ था। तो यहाँ पर हम आज उसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए। एल्डिहाइड जो हैं वो तो पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, जबकि जो कीटोन्स हैं वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देती, इनके अंदर सिल्वर मिरर नहीं बनता। और इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, और टॉलरेंस रीजन जो है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड्स जो हैं वो प्रोन टू ऑक्सीडेशन है, तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, जबकि कीटोन्स नहीं होती, इसीलिए कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देती हैं और एल्डिहाइड देती हैं। इस तरह हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये मेनली अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट आता है। टॉलरेंस टेस्ट में जो रीजेंट चूज़ होता है उसे टॉलरेंस रीजेंट कहते हैं, और ये कलरलेस रीजेंट है, ये बेसिक इन नेचर होता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन होता है सिल्वर आइंस का, और वो जो सिल्वर आइंस हैं वो कोऑर्डिनेट हुए होते हैं अमोनिया के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर आइन अमोनिया के साथ, अमोनिया लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट हुए हैं। तो ये हमारे पास टॉलरेंस रीजेंट है, और इसको 2 स्टेप प्रोसीजर के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं, वो हम नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट हम टॉलरेंस रीजन की प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। टॉलरेंस रीजन की प्रिपरेशन के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट को बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और सिल्वर ऑक्साइड पीपीटी आ जाते हैं। देन इन पीपीटीज़ को जब हम डिसॉल्व करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे ये हमारे पास सिल्वर अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है एनाइन बन गया, कॉम्प्लेक्स एनाइन, और साथ में OH एनाइन आके जुड़ जाता है। क्योंकि ये बेसिक मीडिया में रिएक्शन होता है तो OH मीडिया के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो यहाँ पे एज ए एनाइन इसके साथ आके जुड़ जाते हैं। इसका रिएक्शन हम देख चुके हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड होता है, उसको टॉलरेंस रीजन के साथ जब ट्रीट करवाया जाता है तो वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि जो सिल्वर है वो एज ए मेटल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। जो जिस भी हम जैसे टेस्ट ट्यूब में अगर हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के अलोंग ये डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिल्वर मिरर की अपीयरेंस आएगी, ग्रेइश सिल्वर सा बड़ा प्यारा सा मिरर बन जाएगा। इसको हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो टॉलरेंस रीजन जो हमने प्रिपेयर किया है वो एक्चुअल में एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे करता है। डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास टॉलरेंस रीजन है, और इसमें से जो हमारे पास सिल्वर है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है जो कि रिड्यूस होके 0 में कन्वर्ट हो जाता है। और चूँकि ये रिड्यूस हुआ तो इसने हमारी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज़ कर दिया, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो हमारे पास अमोनिया है ये एज ए अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। और नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि एक्चुअल में ये किन स्टेप्स के थ्रू होके रिएक्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने इसको दे दिया सिल्वर आयन को, और सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस होके सिल्वर 0 में कन्वर्ट हो गया, और इतने में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। देन हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आएगा और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हुआ ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और जब वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, और जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कार्बन के ऊपर अब ये जो एक और इलेक्ट्रॉन है ये भी सिल्वर को डोनेट कर दिया जाएगा, और एक और सिल्वर का जो एटम है वो रिड्यूस हो गया। इतने में जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एज ए बेस अटैक करता हुआ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो दोबारा से एक और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है, और ये जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है ये दोबारा से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वाटर में से ले लेगा, और फाइनल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा मैकेनिज़्म के थ्रू रिएक्शन होता है, और एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन की हमने बात की जहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करना था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को, तो वहाँ पे हमने कहा था कि हम फेलिंग सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग जो शुगर्स होंगी वो इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगी, जबकि नॉन रिड्यूसिंग जो है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगी। अभी हम यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और वो एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है, जबकि कीटोन्स जो हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देती। इसमें जो है प्रेसिपिटेट बनता है जिसकी वजह से हमारे पास रेड कलर के पीपीटीज़ आते हैं, और वो जो पीपीटीज़ हैं वो एक्चुअल में इनसोलुबल कॉपर +1 आयंस के होते हैं, जो कि कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड के तौर पर पीपीटी बना देता है, और इससे हमें पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट था। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड है, और जिसमें जो रीजेंट है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन वाला उसमें कॉपर +2 आयन होगा, और ये वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये जो क्यूप्रिक आयन है ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रेड कलर के पीपीटी बना देगा। अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन था, और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हमने जब अल्डोज मोनोसैकेराइड या कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया तो यहाँ प्रेसिपिटेट बना रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड का, और साथ में हमारे पास रिस्पेक्टिव एसिड बन जाता है। कंप्लीट रिएक्शन देख लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप था यहाँ पर, और ये हमारे पास जो है वो रीजेंट है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, साथ में बेस है, और ये रिएक्शन हो रहा है और क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। साथ में कार्बोक्सिलेट एनाइन बना है जो कि सोडियम के साथ मिलके सॉल्ट बना देगा। कोई भी ग्रुप जो कि अल्कोहल्स या कीटोन्स हैं अगर तो हमारे पास, तो वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, सिर्फ एल्डिहाइड इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देगा, जबकि कोई भी अल्कोहल या कीटोन इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा।
फेलिंग सॉल्यूशन को जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसे दो पार्ट्स में प्रिपेयर किया जाता है। एक फेलिंग ए पार्ट होता है, एक फेलिंग बी पार्ट होता है। ये इन दोनों को दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में प्रिपेयर किया जाता है। तो फेलिंग ए सॉल्यूशन जो है उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस मिक्सचर हम बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है। जबकि फेलिंग बी जो है वो एक क्लियर लिक्विड होता है जिसमें हम पोटाशियम सोडियम टार्टरेट, जिसको रोशेल सॉल्ट कहते हैं, उसका मिक्सचर बना लेते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने टेस्ट परफॉर्म करना होता है उससे थोड़ी देर पहले ही इनका इक्वल वॉल्यूम लेके उनको मिक्स किया जाता है और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन आ जाता है। ये डीप ब्लू कलर बिस टार्टरेट कॉम्प्लेक्स होता है क्यूप्रिक आयन का। टार्टरेट जो है, जो कि रोशेल सॉल्ट में हमारे पास रोशेल सॉल्ट से आया, तो ये इसका जो काम है वो सिर्फ यही है कि ये चिलेट कर लेता है हमारी क्यूप्रिक आयन को, और जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट नहीं होने देता जब तक कि मेन जो रीजेंट है जैसे कि एल्डिहाइड है उसके साथ इसका रिएक्शन ना हो जाए। ये यहाँ पे हमारे पास क्यूप्रिक सल्फेट था एक सॉल्यूशन, और दूसरे सॉल्यूशन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम सोडियम टार्टरेट का सॉल्यूशन रखा हुआ था। जब हमने इसको मिक्स किया तो ये यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन बन के आ गया। ये क्यूप्रिक टार्टरेट है, ये कॉपर है और इसको चिलेट किया हुआ है हमारा जो टार्टरेट कॉम्प्लेक्स है टेट्राएनाइन वाला, तो उसने इसको चिलेट किया हुआ है ताकि ये +2 फॉर्म में ही रहे जब तक कि ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन इसका नहीं हो जाता। तो इसका पर्पज़ यही है हमारे पास, और साथ में सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये था पूरी केमिस्ट्री थी फेलिंग सॉल्यूशन की, कि फेलिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसका रिएक्शन कैसे करवाया जाता है और उसमें जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। सिर्फ एल्डिहाइड इसका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और वो ब्रिक रेड कलर के पीपीटी बनाते हैं, जबकि अल्कोहल्स कीटोन्स और बाकी जितनी भी चीज़ें दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। ये मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए एक और स्लाइड ऐड की गई है। ये पूरे रिएक्शंस दिखाए गए हैं कि कैसे कॉपर सल्फेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले रिएक्शन करता है और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना देता है। देन उसको हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड बनता है और उसका फिर रिएक्शन होता है हमारे टार्टरेट कॉम्प्लेक्स के साथ, रोशेल सॉल्ट के साथ, और देन उसके रिज़ल्ट में ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है कि नेगेटिव टेस्ट दे रहे थे कीटोन, तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था फेलिंग सॉल्यूशन वो ब्लू ही रहा, जबकि एल्डिहाइड्स ने इसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। डिफाइन पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिनको पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेस्ट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज़म्स कोई भी प्लांट की स्पीशीज़ में से भी हो सकता है और एनिमल में से या बैक्टीरिया फंजाई कुछ भी हो सकता है, तो जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए हार्मफुल होता है। तो उनको हम यूज़ करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। इन पेस्टिसाइड्स के अगर हम टाइप्स देखें तो उसमें हर्बिसाइड्स आती हैं जो कि हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो भी यूज़फुल प्लांट हैं, उनमें अगर हर्ब्स उगाती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं। नेमाटोड्स जो हैं जो कि होते हैं रिंग वर्म टाइप, तो उनको कंट्रोल करने के लिए नेमेटिसाइड को यूज़ किया जाता है। मोलस्क्स को कंट्रोल करने के लिए मोलस्किसाइड्स को यूज़ किया जाता है। देन इसी तरह पेस्टिसाइड, एविसाइड, रोडेंटिसाइड, बैक्टीरियोसाइड, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, एनिमल रिपेलेंट्स, माइक्रोबाइसाइड, फंजीसाइड और लेम्प्रीसाइड, ये सारे जो हैं ये पेस्टिसाइड्स की एग्जांपल्स टाइप्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स उनमें हर्बिसाइड्स हैं, और ये 80% तकरीबन हर्बिसाइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि ये हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्टर्ब ना करें और उनकी यील्ड हमारे पास अच्छी आ सके। पेस्टिसाइड्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो चूँकि पेस्ट जो हैं वो हार्मफुल होते हैं तो लाइफ्स को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मलेरिया के केस में जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी वजह से अगर तो हम प्लाज्मोडियम को अपने ब्लड में से डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हम जो है मलेरिया से रिकवरी हो जाती है।
इसके अलावा प्लेग और टाइफस, ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं। तो ये पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं ताकि इन डिजीज़ से लाइफ्स को सिक्योर किया जा सके। नेक्स्ट, फूड सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए, फूड सप्लाई और क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, जब क्रॉप की यील्ड ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट, ये वर्किंग को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉपर यूज़ इनका जो है, अगर तो थोड़ी कंसंट्रेशन में इनको यूज़ किया जाए तब तो ये बेनिफिशियल है। अभी हम इनके डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे कि हाई कंसंट्रेशन में होने की वजह से इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नए जो पेस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं वो सेफ़र हैं जबकि और मोर इफ़ेक्टिव हैं, जबकि ओल्ड वाले जो पेस्ट कंट्रोल मेथड्स थे वो जो थे वो हार्मफुल थे, इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। डिसएडवांटेज इनमें जेनेटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब भी हम किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो उससे रेजिस्टेंट डेवलप कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जब भी हमने फिर अप्लाई करना होता है तो उससे हाई पोटेंसी की हमें पेस्टिसाइड या जो भी एंटीबायोटिक है उसको यूज़ करना पड़ता है। फाइनेंशियल बर्डन होता है, पेस्टिसाइड्स को परचेज़ करना भी एक फाइनेंशियल बर्डन होता है फार्मर्स के ऊपर। इसके अलावा ये नेचुरल प्रीडेटर्स को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, उन्हें भी किल करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, चूँकि ये केमिकल्स हैं और जब ये रन ऑफ होके सरफेस रन ऑफ होगा हमारी क्रॉप हमारी फील्ड्स में से, और जब ये वाटर बॉडीज़ में जाते हैं वहाँ जाके पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा इनकी वाइल्ड लाइफ के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको भी ये किल कर देते हैं, उनके भी लाइफ साइकिल्स को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के लिए ये हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं और ये ह्यूमंस के लिए डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आते हैं। वाटर फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स जो हैं नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अगर तो हम नेचुरल किसी भी सोर्स से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं तो ये नेचुरल सब्सटेंसेस होंगी, नहीं तो आर्टिफिशियल अगर हम किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में इनको प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल होंगे, मैन मेड होंगे। तो ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि केमिकल जिनके पास केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, और ये वो एलिमेंट्स या मिनरल्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनकी प्रोडक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। उनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिवनेस को इन्हांस करने के लिए फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करते हैं और केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं सॉइल में से, जो कि प्रीवियस क्रॉप्स यूज़ कर चुकी होती हैं। मीन के सॉइल में से अगर प्रीवियस क्रॉप्स हैं उन्होंने न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए हैं तो ये उनको रिप्लेनिश करता है, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को, ताकि नेक्स्ट क्रॉप के लिए भी वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। फर्टिलाइज़र जो हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होती हैं। फर्टिलाइज़र और मैनवर में डिफरेंस देख लेते हैं। मैनवर जो है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मैनवर जो है वो चूँकि नेचुरल सब्सटेंस है और ये कैटल डंग और ह्यूमन वेस्ट की डिकम्पोजिशन से हासिल होता है। एक फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, जबकि मैनवर जो है वो फील्ड्स में प्रिपेयर होता है, जहाँ पे हमारे पास कैटल्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो रखे हुए होते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को ह्यूमस मीन के ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैनवर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इनमें बहुत से प्लांट के न्यूट्रिएंट्स बहुत अबंडेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम NPK, जबकि मैनवर जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले, ये MPhil के हवाले से इम्पोर्टेंट है, रिसर्च से रिलेटेड है या डिफरेंट तरह की इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो जो कि MPhil के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। डिफाइन बाइबिलियोग्राफी। बाइबिलियोग्राफी लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यू हैव यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग योर वर्क। जब आप अपने काम के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं तो जितनी भी आप सोर्सेज को कंसल्ट करते हैं, वेदर आप उसमें से कोई भी डाटा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन जितनी भी सोर्सेज को आपने कंसल्ट किया है उन सबको मेंशन किया जाता है
एक लिस्ट की फॉर्म है उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, और ये अल्फ़ाबेटाइज्ड लिस्ट होती है। मीन के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम इसमें सब जो बुक्स या जितने भी हमने कोई आर्टिकल्स वेबसाइट्स वगैरह यूज़ की होती हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के हम स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कुछ स्टाइल की एग्जांपल्स हैं। MLA स्टाइल हो सकता है, APA स्टाइल जो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये हो सकता है, शिकागो स्टाइल है। ये कुछ 2-3 जो हैं इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स हैं। बिब्लियोग्राफी में जब भी हम किसी भी सोर्स के बारे में लिखते हैं तो ऑथर का नेम ज़रूर लिखते हैं। देन हम उसके जो जिस भी वर्क को हमने कंसल्ट किया है उसका टाइटल लिखते हैं। देन हम पब्लिश्ड जो पब्लिशर कंपनी और पब्लिशर है उसका नाम और उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। और देन हमारे पास डेट होती है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो कब पब्लिश हुआ था। और देन हमारे पास पेज नंबर होता है कि उस सोर्स में किस पेज नंबर पे जो हमारा डाटा है जो हमने कंसल्ट किया है वो मौजूद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट अरेंजमेंट में होती हैं। मीन के किसी में ऑथर का नाम पहले हो सकता है, किसी में ऑथर का नाम सेंटर में हो सकता है, और मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में इनको हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। APA स्टाइल जैसा कि एक ये स्टाइल जो है ये मोस्टली पाकिस्तान में यूज़ होता है एजुकेशन फील्ड में, जैसे कि साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसमें ऑथर का नेम लिखते हैं, देन डेट मेंशन करते हैं जब वो उसकी पब्लिकेशन हुई, जब उसका जो भी वर्क है वो पब्लिश हुआ। और जब भी इसका ऑथर का नेम लिखते हैं तो लास्ट नेम जो है वो पहले लिखते हैं। इस तरह उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं और एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ पेपर जो भी पेपर का जहाँ उसका जो टाइटल है वो लिखते हैं। और इस तरह से इसकी कुछ अरेंजमेंट होती है। और ये मोस्टली जो है ये रिकमेंड किया जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से, और हमारे यहाँ पर सोशल साइंसेज और दूसरे साइंसेज में मोस्टली यही वाला स्टाइल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाउ इज़ द बिब्लियोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क साइटेड और रेफरेंसेस। हमने मोस्टली देखा हुआ है रेफरेंसेस लिखा होता है जब भी हम किसी भी पेपर को देखते हैं या हम अपने थीसिस वगैरह को देखते हैं तो उसमें रेफरेंसेस का टाइटल दिया गया होता है। तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। वर्क साइटेड या रेफरेंस एक ही चीज़ है, और इसका ये वो सारी सोर्सेज हैं जो कि एक्चुअली हमने अपने पेपर में साइट की होती हैं, जहाँ से हमने एक्चुअल में डाटा उठाया होता है। जबकि जब हम बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं तो बिब्लियोग्राफी में वो सारी सोर्सेज को हम मेंशन करते हैं जिनको हमने कंसल्ट किया है। बेशक वहाँ से हमने डाटा उठाया है या नहीं उठाया, लेकिन हमने उनको ड्यूरिंग आवर रिसर्च उनको कंसल्ट किया होता है। जबकि रेफरेंसेस में सिर्फ उनको मेंशन करते हैं जिनको कि हमने जहाँ से हमने डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर एक ऐसी टर्म है जो कि यूज़ की जाती है टू एवेलुएट द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ए जर्नल विद इन इट्स फील्ड। मीन कि ये हमें जिस जर्नल में हम अपना वर्क पब्लिश करवा रहे होते हैं तो उस जर्नल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए एक नंबर होता है, और ये मेजर करता है द फ्रीक्वेंसी विद विच एवरेज आर्टिकल इन ए जर्नल हैज़ बीन साइटेड इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और इम्पैक्ट फैक्टर जो है एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद चेंज होता है। मीन कि उसको दोबारा से जज किया जाता है और देन उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर दोबारा से सेट किया जाता है कि आइदर वो 1 साल के बाद इंक्रीज़ हुआ या 1 साल के बाद डिक्रीज़ हुआ, तो वो हमें बताता है कि ये जर्नल जो है ये इसका स्टेटस क्या जा रहा है। और मोस्टली जो फील्ड्स हैं उनमें 10 या इससे ज़्यादा का जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसको एक्सीलेंट स्कोर कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत अच्छा जर्नल है। जबकि अगर तो 3 तक है तो उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर लेस देन 1 है तो वो एवरेज कंसीडर किया जाता है जर्नल। यहाँ पे एक ACS ओमेगा एक जर्नल है, और आपको आपका जो भी होगा जिसमें आपने पब्लिश करवाया हो अपना वर्क उसका इम्पैक्ट फैक्टर पता होना चाहिए। ये मेरा जो वर्क था वो इस जर्नल में पब्लिश हुआ था, और इसका 2021 का जो इम्पैक्ट फैक्टर है ना वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है 4.132। ये इसका इम्पैक्ट फैक्टर रहा। इम्पैक्ट फैक्टर या जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ये एक्चुअल में एक एकेडमिक जर्नल है जो कि साइंटोमेट्रिक इंडेक्स, ये एक साइंटोमेट्रिक इंडेक्स है जो कि क्लैरीवेट इसको कैलकुलेट करता है।
और वो इस बेस पे कैलकुलेट करता है कि एक साल में कितनी उसकी पब्लिकेशंस जो हैं उनको साइट किया गया है। और क्लैरिवेट के वेब ऑफ साइंस से हमें इस इंडेक्स के बारे में पता चलता है। इसको आप गूगल करके अपने जो भी आपका जर्नल है उसको इजीली आप फाइंड कर सकते होंगे उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। तो इसके बारे में भी अगर आपकी पब्लिकेशन है और अगर आपका जो इंटरव्यू पैनल मेंबर है वो इंटरेस्टेड हैं तो वो आपसे इसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ एच इंडेक्स। अब ये सारी जो टर्म्स हैं ये जो हमारे पेपर या हमारा कोई भी वर्क पब्लिश होता है तो उसके बारे में होता है कि एच इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि ऑथर के बारे में हमें बताता है कि ऑथर का लेवल क्या है। ये मेजर करता है बोथ द प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट ऑफ पब्लिकेशन। मीन कि हमारी अगर कोई पब्लिकेशंस हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है या उसका साइटेशन इम्पैक्ट क्या है। और ये मोस्टली जो हमारे पास गूगल स्कॉलर के ऊपर हम वहाँ जाके अपनी साइटेशन अपनी किसी भी पब्लिकेशन के बारे में उसका एच इंडेक्स देख सकते हैं। हिर्श इंडेक्स मीन के एच इंडेक्स स्टैंड्स फॉर हिर्श इंडेक्स या हिर्श नंबर। ये उस साइंटिस्ट के ऊपर है जिसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसमें हमारे पास एक्चुअल में होता ये है कि एक ऑथर है या एक जर्नल है जिसने कि अपनी पब्लिकेशन की हुई हैं और वो पब्लिकेशंस एटलीस्ट एच पेपर्स हैं और एच टाइम ही वो साइट हुए हैं, तो उस हिसाब से एच उसका एच इंडेक्स आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर तो हमारे पास एक ऑथर है उसकी 5 पब्लिकेशंस हैं जिनमें से एक जो है 9 दफ़ा साइट हुई है, 9 दफ़ा लोगों ने इसको साइट किया। दूसरी जो है उसको 7 टाइम साइट किया गया है, तीसरी को 6 टाइम और चौथी को 2 टाइम्स और 5वीं को 1 दफ़ा ही साइट किया गया है। तो इसका एच इंडेक्स जो है वो 3 होगा। 3 इस सेंस में कि कम से कम 3 ऐसी पब्लिकेशंस हैं जिनको के 3 से ज़्यादा दफ़ा साइट किया गया है। ये वो 3 पब्लिकेशंस हैं जिनको कि 3 से ज़्यादा दफ़ा साइट किया गया है, तो ये इसका एच इंडेक्स 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, डिफाइन साइटेशन। A citation is a reference to the source of information used in your research। आपने जब रिसर्च की और कोई वर्क प्रोड्यूस किया, कोई पेपर, कोई थीसिस, कुछ भी आपने प्रोड्यूस किया, तो जिन जिन सोर्सेज को आपने यूज़ किया है, जहाँ जहाँ से आपने डाटा उठाया, तो उनको रेफ़र करना ज़रूरी होता है। और जब हम रेफ़र करते हैं तो इस प्रोसेस को हम साइटेशन कहते हैं। जब भी आप किसी भी सोर्स में से डायरेक्टली उसका डाटा उठा रहे हैं तो हम उसको कोट करते हैं। इसके अलावा आप उनकी कही हुई बात को अपनी वर्डिंग में जब आप ऐड करते हो अपने वर्क में तो उसको आप पैराफ्रेज करना कहते हैं। इसके अलावा अगर तो किसी का कोई आपने आर्टिकल पढ़ा और उसकी बात को समराइज़ करके आप अपने वर्क में ऐड कर रहे हो तो उसको हम समराइज़ करना कहते हैं। तो जब भी आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपको उस सोर्स का रेफरेंस देना आपके लिए ज़रूरी होता है। इसको हम साइटेशन कहते हैं। और जब भी हम साइटेशन करते हैं तो उसके लिए हम अल्फ़ा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन चूज़ कर सकते हैं। मीन कि हम अल्फ़ाबेट्स को भी अपने टेक्स्ट में जहाँ पर जो भी बात हुई है अल्फ़ाबेट को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और देन उसी अल्फ़ाबेट को हम नीचे जहाँ पे रेफरेंसेस ऐड करने हैं उसके आगे उसका रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को टैग करते हैं या हम नंबर्स को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। इन टेक्स्ट साइटेशन है जिसमें कि हम टेक्स्ट के अंदर ही साइटेशन कर देते हैं कि अब जहाँ पर हमने कोई भी बात लिखी है और उसका रेफरेंस उस ब्रैकेट के अंदर वहीं पे हम उसका रेफरेंस ऐड कर देते हैं। इसके अलावा पैरेंथेटिकल साइटेशन है जिसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट लिख देते हैं और उस नंबर अल्फ़ाबेट को नीचे जाके और उसका जो रिलेटेड रेफरेंस है वहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके अलावा फुटनोट हो सकता है जिसमें हम हर पेज के एंड पे जो उस पेज में रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं वो वहाँ पे हर पेज के एंड पे ऐड करते हैं। इसके अलावा एंड नोट है कि जितने भी डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेस आने हैं उनको हम एंड पे जाके तो वहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट के एंड पे। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स ये भी एक टर्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जो कि हमारी पब्लिकेशन से ही रिलेटेड है। द नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस विद एट लीस्ट 10 साइटेशंस, यानी इसमें हम उन पब्लिकेशंस को काउंट करेंगे जिनकी कम से कम 10 या इससे ज़्यादा साइटेशंस हो चुकी हैं, जिसको कम से कम 10 लोगों ने या इससे ज़्यादा लोगों ने अपने वर्क में साइट किया हुआ है। दिस इज़ वेरी सिंपल मेजर
एंड इज़ ओनली यूज बाय गूगल स्कॉलर। और गूगल स्कॉलर जो है वो इस टर्म को यूज़ करता है और इससे हम किसी भी स्कॉलर की प्रोडक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ टू मैनेज क्लास इन एक्सट्रीम केसेस। अगर तो आपसे क्लास हैंडल नहीं हो रही और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप इग्नोर कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसका मैटर आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसको क्या प्रॉब्लम है, कॉज क्या है कि वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। देन आप अपने कोलीग से डिस्कस करके तो उनसे कोई मशवरा मांग सकते हैं। इसके अलावा आपको काम रहना है इस सिचुएशन में, आपको हाइपर नहीं होना और सिचुएशन को डील करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आप कोई जो भी आपके इंस्टीट्यूट में कोई स्पेशल एजुकेशन का टीचर है उससे आप कंसल्ट करके, या कोई साइकोलॉजी का टीचर है तो उनसे कंसल्ट करके कोई उनसे मशवरा ले सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब रूल्स की इन्फोर्समेंट है वो हमेशा आपको रूल्स को प्रेफर करना है, मीन कि डिसिप्लिन सबसे पहले होना चाहिए। अगर तो आपसे फिर भी ये चीज़ जो है मैनेज नहीं हो रही तो आप इंस्टीट्यूशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसके बारे में अवेयर कर दें और फिर वो जिस तरह से वो कहते हैं तो उस तरह से आप डील कर सकते हैं क्लास को। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मोस्टली जब लेक्चरर या टीचर की जॉब होती है उसमें पूछ लिया जाता है, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंटरव्यू पैनल आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट यू कैन डू टू मैनेज क्लासरूम डिसिप्लिन। क्लासरूम डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए आप क्या क्या मेजर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, जैसे कि आमतौर पे हमारे स्कूल कॉलेजेस में होती है। तो उसके अलावा आप बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। इसके अलावा आप टाइम पे रेगुलर और पंक्चुअल हों आप, तो अगर आप में वो क्वालिटीज़ होंगी जो आप अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हो तो वो इजीली आप उनको मीन क्या बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को एज ए रोल मॉडल ले रहे होते हैं। तो आपको खुद को वैसे ही पेश करना है जैसा आप अपने स्टूडेंट्स को चाहते हो। तो आपको खुद भी रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, देन आपके स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और अच्छी बात को आप अप्रिशिएट करें और जो बुरी चीज़ है उसको आप पहले आप उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह कोई रख सकते हैं बच्चों को, ताकि उससे सबक सीख सकें। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स के साथ आर्ग्यू मत करें और अपना जो बिहेवियर है वो काम रखें। इसके अलावा ये कुछ और भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल से भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको इजीली मिल सकें। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।